नमस्कार दोस्तों, और आपके सामने लेकर हाजिर हूं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए वरदान सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एनटीपीसी एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम केवल पढ़ेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और समझते हुए चलेंगे, ताकि एनटीपीसी नहीं हर एक एग्जाम में आप जनरल अवेयरनेस के अंदर अच्छा ही स्कोर करके आओ। ये सभी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। डेली आपको वरदान सीरीज का एक लेक्चर मिलेगा। 5 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो 5 जून तक हम ढेर सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और इस सेशन को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको इस क्लास के पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा के जाऊंगा। पीडीएफ आपको कहां मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मत अधिकार दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। देखिए दोस्तों, भारत को तो आपको पता ही है 1947 में तो ये आजाद हुआ ही था। तो फाइनली भारत ने तो लगभग जनवरी 1950 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो इसका आंसर भारत तो है नहीं। 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपनी देश की महिलाओं को 1893 में ही वोट देने का अधिकार दे दिया था। एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें, सितंबर 1893 में न्यूजीलैंड की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। इसके बाद आए ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और अन्य देशों की महिलाओं को अधिकार मिला। आप यहां पर देखिए, न्यूजीलैंड ने 1893 में संसदीय चुनावों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला स्वशासित देश था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और अन्य देश थे। क्लियर है? अगर हम सब देशों की बात करें कि भाई इन चारों में से कौन से देश ने अपने देश की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, पहला तो आपका न्यूजीलैंड हो गई है, जिसने सितंबर 1893 में दिया। दूसरा भारत है आपका, देखिए जनवरी 26, 1950 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। बाद में अमेरिका 18 अगस्त 1920 में वोट देने का अधिकार दिया। आइसलैंड में जून 1915 में अपनी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूजीलैंड। अब आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जिसकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी तक भी नहीं है। पहले सऊदी अरब में भी यह अधिकार नहीं था, लेकिन 2015 के बाद सऊदी अरब में महिलाएं वोट दे सकती हैं। क्लियर है? तो फिलहाल इकलौता ऐसा देश वेटिकन सिटी है जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। 4 स्केल आपके सामने है। इन चारों में से भूकंप अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, तीव्रता है, उसका माप हम कौन सी स्केल से कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है। देखिए, मोली स्केल क्या होता है? मोली स्केल से हम इंग्रेडिएंट्स वगैरह मापते हैं। जैसे कि आपके किचन में आप कुछ भी डिलीशियस खाना वगैरह बना रहे हो, कोई रेसिपी बना रहे हो, तो उसमें जो भी मसाले इंग्रेडिएंट्स आप डालोगे, तो मोली स्केल से आप उनका मापन कर सकते हो। तो मोली स्केल तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजन स्केल। नाइट्रोजन स्केल से हम नाइट्रोजन के प्रेशर, दाब को माप सकते हैं। तो इसका आंसर ये भी नहीं है। तीसरा है बियोफोर्ट स्केल। बियोफोर्ट स्केल से हम जो विंड है, एयर प्रेशर को माप सकते हैं। विंड की तीव्रता की, विंड की स्पीड को हम माप सकते हैं बियोफोर्ट स्केल से। तो क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है डी, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से ही हम भूकंप की तीव्रता को, मैग्नीट्यूड को माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्टर स्केल। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, आगे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो एयर है उसकी स्पीड कितनी होती है? तो भाई एयर की जो स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर है? और विंड की स्पीड किससे मापी जाती है? बियोफोर्ट स्केल पर मापी जाती है। समझ गए? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल विलेय विटामिन है?
यानी कि इन चारों में से वो कौन सा विटामिन है जो कि पानी में, जल में घुलनशील है, पानी में इजीली घुल सकता है, वाटर सोलेबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोलेबल विटामिन। 4 विटामिनों के नाम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी पानी में घुलनशील है। और देखिए दोस्तों, विटामिन सी जो होता है ना, वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ह्यूमन यूरिन से। क्लियर है, क्योंकि ये घुलनशील है तो उसमें से भी ये निकाला जा सकता है। तो ह्यूमन यूरिन जो होता है ना, उसमें विटामिन सी होता है और वो वाटर में, लिक्विड में घुलनशील होता है, इसलिए ह्यूमन यूरिन से विटामिन सी को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, कुछ केमिकल नेम के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि विटामिन B1 होता है, इसको थायमिन बोला जाता है, इसका केमिकल नेम क्या है, थायमिन। विटामिन B2 है, इसका केमिकल नेम है रिबोफ्लोविन। विटामिन B3 है, इसका केमिकल नेम है नियासिन। विटामिन B5 है, इसका केमिकल नेम है फेंटोथेनिक। ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन के का केमिकल नेम है साइलोक्विनिन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास थे। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, जो बत्ती वाला स्टोव होता है उसमें जो केरोसिन तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है। ठीक है, वो किसके कारण चढ़ता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। अगर एक्शन पूछ ले जाए तो कैपिलरी एक्शन होता है, सभी को पता है, लेकिन कैपिलरी यहां पर नहीं है। लेकिन जो कैपिलरी एक्शन है वो भी किसी चीज की वजह से होता है, किसी कारण की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। यानी कि ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है। देखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव में भी 2 टाइप के फोर्स लगते हैं, एक एडिसिव होता है, एक कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, एडिसिव फोर्स ये होता है जो कि डिफरेंट सब्सटेंस आपस में चिपकते हैं। ठीक है, कोहेसिव क्या होता है, क्या होता है, कोहेसिव में होता है जो सेम सब्सटेंस है वो आपस में चिपकते हैं। तो यहां पर 2 अलग अलग सब्सटेंस है, जिसमें से एक आपका जो बत्ती है वो है और एक आपका केरोसिन है। तो इसमें एडिसिव फोर्स लगेगा। और बत्ती में जो केरोसिन ऊपर चढ़ता है, ग्रेविटी के खिलाफ ये काम हो रहा है, ये किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, और इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। याद रहेगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू करी गई थी। 4 ऑप्शन आपके पास है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्वेत क्रांति। ठीक है, या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, या फिर ऑपरेशन फ्लड भी इसको हम कह सकते हैं। समझ गए। देखिए दोस्तों, इसको जो शुरू किया था ना, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या फिर फादर ऑफ श्वेत क्रांति या फिर फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। इन्होंने ही इस क्रांति की शुरुआत करी थी। 13 जनवरी 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करी थी, ताकि भारत के अंदर दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। क्योंकि भारत के अंदर दूध का उत्पादन बहुत कम था, इसलिए दूसरे देशों से भारत के अंदर दूध इंपोर्ट किया जा रहा था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक क्रांति चलाई कि ऐसा हम कुछ करें जिससे देश के अंदर ही दूध का उत्पादन बढ़ सके। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इस काम के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को 1970 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण सबसे पहले किनको दिया गया था, फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ द अवार्ड सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था, नंदलाल बोस को दिया था, जाकिर हुसैन को दिया गया था, साथ ही बाला साहेब गंगाधर खैर को दिया गया था, जिग्मे डोरजी को दिया गया था, साथ ही V.K. कृष्णन मेनन को दिया गया था 1954 में। ये पहले रिसेप्टेंट है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि इनको माना जाता है फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। भारत के अंदर दूध के उत्पादन को बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। नेक्स्ट है,
हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि ये निर्धारित करता है कि संविधान के कोई से भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। तो ये शक्ति है अनुच्छेद 368 के पास। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि भारतीय संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और भारत के संविधान में संशोधन करने की ये जो प्रक्रिया है ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस चीज को नोट करिएगा। यहां आप देखिए अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है कि भारत की केवल संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में आती है। अनुच्छेद 124 में क्या है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि भारत के एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये प्रावधान हमें अनुच्छेद 124 में मिलता है। साथ ही अनुच्छेद 130 में क्या है की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ नियमों और विनियमों प्रदान करती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, भारत में एक राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में एक राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। समझ गए। और यह प्रावधान हमें मिलता है अनुच्छेद 155 में। यह इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। और यह प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 155 में। इस चीज को अभी के अभी नोट करिए। द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज लैंड एंड हैंड एंड सील। समझ गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। काजीरंगा एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क है गैंडे, एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पार्क। अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है और वो नेशनल पार्क किस राज्य में है वो मैंने यहां पर लिख दिए, जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में पिछले साल सबसे ज्यादा पूछे गए। जैसे कि सिमलीपोल नेशनल पार्क कहां पर है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। नोट करिए ये चीज अभी के अभी। दूसरा, डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है, राजस्थान राज्य के अंदर है। तीसरा, दचिगम नेशनल पार्क कहां पर है, जम्मू और कश्मीर में है। चौथा, मुर्गवनी नेशनल पार्क कहां पर है, तेलंगाना के अंदर। पांचवा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है, मणिपुर राज्य में। छठा, ब्लैकबक नेशनल पार्क कहां पर है, गुजरात राज्य में। सातवां, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आठवां, गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में। अगला है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है, बिहार राज्य के अंदर। नेक्स्ट है बेटला नेशनल पार्क कहां पर है, झारखंड में। पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है, केरला में। और 12वां है मानस नेशनल पार्क कहां पर है, अगेन असम के अंदर। और मानस नेशनल पार्क हाथियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर नोट डाउन नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को अभी के अभी। अगला है भाई, ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल में। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट गलत लगा के आएंगे क्योंकि ये फसाद देने वाला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वायु, जल, लकड़ी, इस्पात। मेरे आंसर बताने से पहले सभी को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। पता तो चले कितने लोग को इसका सही आंसर पता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए, जितना भी सॉलिड सरफेस होगा साउंड उसमें सबसे तेज ट्रेवल करेगी। जैसे कि एक ऑप्शन है इसमें लकड़ी, सॉलिड है,
मीडियम है, तो साउंड इसमें काफी स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, इसको एक मीडियम मिल गया। एक इस्पात है, लोहा यानी कि मेटल, यहां पर भी एक सॉलिड मीडियम है, तो इसमें भी ट्रेवल स्पीड से करेगी। एक आपका वाटर है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ मीडियम मिल रहा है। और एक आपका वायु है, ठीक है, वायु में भी मीडियम मिल रहा है, इसको विंड हवा मिल रही है, तो ट्रेवल करेगी लेकिन उतना तेज नहीं करेगी। क्लियर है? अब देखिए, वायु में जो स्पीड होती है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में कितनी स्पीड होती है? 1500 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड की स्पीड है। अब आप डिफरेंस देख लीजिए, मतलब हवा में केवल 343 मीटर पर सेकेंड और वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ध्वनि की गति सबसे कम होगी इस क्वेश्चन के अनुसार, वो आपका ऑप्शन ए है वायु। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर मैं आपको ना बताता, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर जल पे आंसर लगा के आते, जबकि जल में वायु से तेज साउंड ट्रेवल कर सकती है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि भाई वायु मतलब ध्वनि किस मीडियम से ट्रेवल नहीं कर सकती, तो उसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात यानी कि वैक्यूम। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम। समझ गए? वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कुछ फैक्ट भी लिख रखे, आप देख सकते हैं। ध्वनि की गति से जुड़े कुछ बातें। ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं चल सकती, मतलब वैक्यूम से नहीं चल सकती। ध्वनि की गति आवर्तित से स्वतंत्र होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ध्वनि की गति ऊंचाई पर लगभग 295 मीटर पर सेकंड से लेकर उच्च तापमान पर लगभग 355 मीटर पर सेकंड हो जाती है। साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 1500 मीटर पर सेकंड इन वाटर। पानी में देख रहे हो, ये साउंड की स्पीड है। नेक्स्ट है, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए 3 होती है वैसे तो, ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट एक तो होती है आपकी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक होती है आपकी फ़ारेनहाइट। जब आप थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो तो वो फ़ारेनहाइट में आता है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है फ़ारेनहाइट में? नॉर्मल 98.6। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया जाए, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो एक तो हो गया भाई डिग्री सेल्सियस, दूसरा हो गया फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। तो ऑप्शन में केल्विन और फ़ारेनहाइट तो है नहीं, ऑप्शन में केवल डिग्री सेल्सियस है। तो भाई तापमान यानी कि जो होता है ना, तो ये आपकी डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, एक रामकृष्ण मिशन शुरू किया गया था, तो इसके फाउंडर पूछा जा रहा है कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के एक बहुत ही मुख्य शिष्य थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। तो भाई यही रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत इसलिए करी गई थी ताकि जो मनुष्य है, मनुष्य में ईश्वर की सेवा की भावनाओं को प्रकट करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। रामकृष्ण मिशन एक पंजीकृत संस्था है जो मनुष्य में ईश्वर की सेवा की भावना से मानवता की सेवा में लगी हुई है। इसकी स्थापना श्री रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिनका जन्म 1863 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो एग्जैक्टली 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और आप सभी को पता है 12 जनवरी को भारतवर्ष के अंदर क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसीलिए ही तो मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। और स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, ये एक बहुत बड़े युवाओं, इनसे युवा जो है ना बहुत ज्यादा प्रेरित है, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हम इनको कह सकते हैं। क्लियर है? युवाओं को इन्फ्लुएंस करने वाले थे, इसीलिए हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इनका जो निधन हुआ था वो आपका शायद 4 जुलाई 1902 में हुआ था। एग्जैक्टली नोट कर लीजिए, डाइड। जिन्हें आधुनिक दुनिया के प्रमुख निर्माताओं में से एक माना जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, तो सही आंसर लगा दोगे स्वामी विवेकानंद। और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है,
1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मंगल पांडे ने मेरठ से इसकी शुरुआत करी थी। तो उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कनिंग। और लॉर्ड कनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था। देखिए दोस्तों, पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था इनको, लेकिन 1857 के बाद गवर्नर जनरल की जो एक पोस्ट थी, ये जो डेजिग्नेशन था, वो वायसराय में बदल दिया गया था। गवर्नर जनरल को ही 1857 के बाद वायसराय कहा जाने लगा था। तो इस टाइम पर गवर्नर जनरल 1857 में कनिंग था, लेकिन जब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा तो भाई कनिंग ही पहला वायसराय बन गया भारत का। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, आंसर हो जाएगा कनिंग। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कनिंग। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भाई 1857 की क्रांति के टाइम पर वायसराय कौन था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कनिंग। समझ गए दोस्तों? देखिए, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन में है, तो लॉर्ड डलहौजी जो भारत का वायसराय था, ठीक है, वायसराय था वो, सॉरी गवर्नर जनरल था, वो 1848 से लेकर 1856 तक था। लॉर्ड लिंटन 1876 से लेकर 1880 तक भारत का वायसराय था। लॉर्ड कनिंग 1856 से 1858 तक था। लॉर्ड मिंटो 1797 से लेकर 1813 तक भारत का गवर्नर जनरल था। समझ गए दोस्तों? इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है, माप तोल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू की गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माप तोल की जो व्यवस्था आई थी पुराने टाइम पर, मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात हो रही है, पहले चीजें अदला बदला करी जाती थी, माप तोल के नहीं दी जाती थी, लेकिन माप तोल की जो व्यवस्था थी वो किसके शासन काल में लागू हुई? सही आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कब गद्दी पर बैठा? देखिए, पहले तो दोस्तों ये अगर हम बात करें 1530 तक, 1530 से लेकर 1540 तक ये बिहार का एक शासक था शेर शाह सूरी। लेकिन इसके बाद इसने भारत के ऊपर परचम लहरा दिया था सूरी साम्राज्य का, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो शासक था कौन था? हुमायूं। उस टाइम पर हुमायूं को इसने हरा दिया था, और फिर 1540 से 1545 तक इसने मुगल साम्राज्य की गद्दी पर सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दी और पूरे भारत के ऊपर इसने राज किया था। ठीक है, और सूरी साम्राज्य की जो स्थापना रही थी मुगल साम्राज्य की गद्दी पर, वो 1540 से 1555 तक रही थी एक तरीके से। समझ गए? उसके बाद दोबारा से हुमायूं आया अपनी सेना लेके और सूरी साम्राज्य का खात्मा कर दिया था। तो वही माप तोल की जो व्यवस्था थी वो शेर शाह सूरी ने ही शुरू करी थी। याद रहेगा, 1530 से लेकर 1540 तक ये बिहार का शासक था। उसके बाद इसने भारत के ऊपर राज किया, ये भारत का सुल्तान बन गया था। ठीक है, एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन 14 ही इसका सही आंसर है। समानता का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 में ही आता है। बाकी के 3 अनुच्छेद भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार प्रावधान है, यानी कि सबको समान अधिकार है, ये भारत के संविधान में कहा गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि सभी व्यक्ति को भाषण देने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप है आमतौर पर किस वस्तु से बनाए जाते हैं? कंप्यूटर में दोस्तों एक इस टाइप की एक ब्लैक कलर की आईसी चिप होती है। ठीक है, इस टाइप की होती है कुछ। ठीक है, वो किस मटेरियल से बनाई जाती है? तो भाई ये बनाई जाती है आपकी सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बनाई जाती है कंप्यूटर की आईसी चिप। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? एक काव्य है, एक पोयम है, ऐसा हम कह सकते हैं गीत गोविंद। इसके लेखक कौन है? बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लेखक है जयदेव। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, ऐसे आप याद कर सकते हैं। विश्व का सबसे विशाल वन कहां पर है? बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा जो वन है ब्राजील है, और वो केवल ब्राजील ही नहीं, इसके साथ साथ 7 से 8 देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का नाम है अमेज़न। ठीक है, अमेज़न, इस जंगल का नाम है अमेज़न। ये देखिए, अमेज़न जंगल ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रांस, गुइना,
ठीक है, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस में ये फैला हुआ है। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे विशाल जंगल है। एक बार इसमें आग लग गई थी, कई सालों तक वो आग चली थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो भाई अमीर खुसरो एक मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत बड़ा कवि था। तो ये किसके शासनकाल में था, किसके दरबार में ये था? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है? 1326 में, सॉरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी और लगभग 1296 में ये गद्दी पर बैठा था। समझ गए? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी साम्राज्य की स्थापना करी थी। 1290 से 1296 तक गद्दी पर था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक गद्दी पर राज किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आ गया। 1316 से 1320 तक इसने जो खिलजी साम्राज्य की गद्दी पर राज किया। समझ गए? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक साम्राज्य के एक राजा था। इल्तुतमिश ममलूक साम्राज्य या फिर स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का एक शासक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम का संस्थापक था, गुलाम साम्राज्य का। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जब भारत आए इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु बनाए। 1915 में महात्मा गांधी जी की साउथ अफ्रीका से वापसी हुई और भारत के अंदर आते ही इन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु यानी कि राजनीतिक गुरु बनाए। ठीक है, उनका सही नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। असम राइफल का मुख्यालय कहां पर है? असम राइफल जो कि इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है और जिसकी शुरुआत 1835 में कछाड़ लेवी के नाम से हुई थी। किस नाम से? कछाड़ लेवी। अंग्रेजों के टाइम पर ही इसकी शुरुआत करी गई थी। इंडियन आर्मी का ही ये एक पार्ट था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग के अंदर है। ये देखिए, द असम राइफल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर इन शिलोंग, 3 इंस्पेक्टरेट जनरल हेडक्वार्टर्स, 12 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 46 बटालियंस है इसकी। एक ट्रेनिंग सेक्टर है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स विच अ टोटल ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ ऑफ 65,143 पर्सनल, यानी कि 65,143 इसके अंदर सोल्जर है। एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि असम राइफल का जो गठन था वो कब हुआ था? 1835 में हुआ था। कछाड़ लेवी के नाम से हुआ था। कछाड़ लेवी, LEVY। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि एक लिटरेचर अवार्ड है, यानी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई लिखता है उसके लेख के लिए उस व्यक्ति या फिर महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह भारत का ही एक बहुत प्रसिद्ध लिटरेचर अवार्ड है, साहित्यिक अवार्ड है। भारतीय ज्ञानपीठ इसको स्पॉन्सर करती है, यानी कि इस अवार्ड से सम्मानित करती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? पहले पुरुष के बारे में तो सभी लोगों को पता ही होगा, जो कि जी शंकर क्रूप थे, जिनको 1965 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था वो 1965 में ही दिया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। क्लियर है? देखिए दोस्तों, 1961 में ये जो पुरस्कार था बना था, 1965 में जी शंकर क्रूप को दिया गया था। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। अगर कोई भी 22 भाषाओं में, जैसे कि आपका बंगाली हो गया, मलयालम हो गया, इस टाइप की 22 भाषाएं हैं जो कि स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची है ना, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं में से अगर किसी भी भाषा में कोई भी नोवेल लिखता है, कोई भी सर्वश्रेष्ठ साहित्य लिखता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसको ये दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्लियर है? जो कि अब 17 लाख के बराबर है। समझ गए? टोटल अवार्ड अब तक 64 बार इस अवार्ड को दिया जा चुका है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहली किस महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भाई उनका नाम था आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को दिया गया इन 1976। कब दिया गया? 1976 में आशापूर्णा देवी पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 बंगाली नोवेलिस्ट आशापूर्णा देवी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द award and was honored for the 1965 novel
प्रथम प्रतिश्रुति। इन्होंने 1965 में एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था बंगाली में प्रथम प्रतिश्रुति, इंग्लिश में इसका नाम था द फर्स्ट प्रॉमिस, द फर्स्ट इन द ट्रायोलॉजी था ये। क्लियर है? तो भाई 1976 में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने 1965 में एक नोवेल लिखा था द फर्स्ट प्रॉमिस यानी कि प्रथम प्रतिश्रुति। तो ये पहली महिला है, आशापूर्णा देवी, बंगाली। क्लियर है? और जो जी शंकर कुरूप थे, इन्होंने मलयालम, ये एक मलयालम राइटर हैं, इनको 1965 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समझ गए? नेक्स्ट वन है, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था? भारत के प्राचीन, स्पेशली प्राचीन भारत के इतिहास में एक ही साम्राज्य ऐसा था जहां पर एक ट्रेंड था कि अगर गद्दी पर कोई बैठा है, उसी का पुत्र उसका वध करके गद्दी छीन रहा है। उसके बाद उसके पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या करी, गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद उसके पुत्र ने अपने पिता की हत्या करी, गद्दी पर बैठ गया। कौन सा साम्राज्य था वो? हरियंक साम्राज्य था। मगध की गद्दी पर जो बैठा हरियंक साम्राज्य था। 1544 बीसी से 413 बीसी तक इन्होंने मगध की गद्दी पर राज किया। बिंबिसार ने हरियंक साम्राज्य की स्थापना करी। 544 से 492 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। बिंबिसार का एक पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और 492 से 461 बीसी तक गद्दी पर राज किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था। तो सही आंसर क्या है? अजातशत्रु। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन, इसने अपने पिता की हत्या करी। 460 से 444 बीसी तक गद्दी पर बैठा। तो यही ट्रेंड था हरियंक साम्राज्य में। नेक्स्ट है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय का मतलब होता है सभी की प्रगति। सर्वोदय का मतलब होता है सभी की प्रगति। तो आप यहां पर देखें, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने करी थी। सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल गांधी जी ने पहली बार साल 1908 में जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट के अनुवाद के लिए किया था। गांधी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दर्शन के लिए किया, जिसमें सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर दिया गया। सर्वोदय का मतलब होता है सभी की प्रगति या सार्वभौमिक उत्थान। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी को माना जाता है। देखिए दोस्तों, जॉन रस्किन एक ब्रिटिश यानी कि यूके लंदन के एक इंग्लिश लेखक थे। उनकी किताब थी अनटू द लास्ट। उसमें ही महात्मा गांधी जी ने सभी की प्रगति यानी कि अवधारणा का, सर्वोदय का जिक्र किया था। नेक्स्ट वन, गौतम बुद्ध की माता कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता कौन थी दोस्तों? मैंने आपको अभी एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको अच्छे समझाया था महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इनका जो निधन हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, ये है निधन, याद रखिएगा। इनके पिता का जो नाम था वो सुबोधन था। निधन जो इनका हुआ था कुशीनगर में हुआ था। कहां पर? कुशीनगरा। ठीक है, यूपी के अंदर पड़ता है। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकुक वंशीय अक्षत्रिय शाक्य कुल में राजा सुबोधन के घर में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम सुबोधन। डाइड कुशीनगर, पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुला। पेरेंट कौन थे? सुबोधन। और माता का नाम देखिए माया देवी था। क्लियर है? सिबलिंग इनकी बहन भी थी, सुंदरी नंदा, और नंदा इनकी बहन थी। तो क्वेश्चन का सही आंसर है महामाया कह सकते हैं या फिर सिंपल माया देवी भी कह सकते हैं। क्लियर है? इनकी माता का नाम था सुबोधन, पिता का नाम था, और पुत्र का नाम राहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति के समय पर भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर क्या दिया था हमने? लॉर्ड कनिंग। क्या था आंसर? लॉर्ड कनिंग था। ठीक है, आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। ठीक है, तो यहां पर कारण पूछा जा रहा है कि भाई क्रांति ये इतनी भयंकर क्यों छिड़ी? ये क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी?
मेरठ से हुई थी, मेरठपुर से, ठीक है, मेरठ से हुई थी, ठीक है। किसने करी थी? मंगल पांडे। किसने? एमपी ने करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने एक बंदूक लेकर आए थे, गन लेकर आए थे, जिसका नाम था एनफील्ड, ठीक है। एनफील्ड राइफल थी एक। इस राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होता था, एक तरीके से गोली या फिर बारूद इस्तेमाल होता था, उस बारूद में जानवरों की चर्बी मिली थी। क्लियर है? स्पेशली गाय की चर्बी वहां पर कहा गया है कि गाय की चर्बी, यानी कि मान के चलिए एक कारतूस है, एक गोली है, ठीक है, कारतूस, ठीक है, उसकी जो सील है, ठीक है, इस सील, ये जो सील बनी थी ये चर्बी से बनी थी, गाय की चर्बी से। इस सील को खोला जाता था, पहले मुंह से खींचकर खोला जाता था, उसके बाद इसके अंदर जो कारतूस होता था वो बंदूक में भरा जाता था, तब बंदूक वो चलती थी। तो जब मंगल पांडे को पता चला कि चर्बी लगा कारतूस है इस बंदूक में, तो उसका विद्रोह किया गया कि हम इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सैनिकों के ऊपर दबाव डाला, जिसके बाद मंगल पांडे ने इसका जबरदस्त विरोध किया और यहां से ही 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू हो चुका मेरठ से। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एनफील्ड राइफल को उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। सही आंसर क्या है? एनफील्ड राइफल को उपयोग में लाना। समझ गए? तो भाई ये था आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? वे टू सक्सेस ही है। सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या फिर वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइएगा। फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, इन सभी क्वेश्चन के ऊपर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अभी चेकआउट करिए। अब ये तो दोस्तों एनटीपीसी का हमारा चल रहा है, ये मत समझिएगा ग्रुप डी वालों की आपके लिए कुछ नहीं है। आपके लिए भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री रफ्तार सीरीज चल रही है। कल आपको इसका पहला लेक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर रफ्तार सीरीज के लेक्चर मिलेंगे, जो कि स्पेशल ग्रुप डे के लिए है, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, केवल प्रीवियस ईयर नहीं, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए रफ्तार सीरीज कल से फ्री बिल्कुल यूट्यूब चैनल के ऊपर चलने वाली है, आप लगातार फॉलो करते रहिएगा। तो आज की सीरीज में भी हमने क्वेश्चन थोड़े कम कवर करे हैं, लेकिन कल वाली वीडियो में, कल वाले लेक्चर में हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।